हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे टॉप वन लाइनर फॉर ऑल एग्जाम्स। यानी कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे टॉप वन लाइनर कवर करेंगे जो आपके सारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा, जो भी चीज़ें बताई जाएंगी कोशिश करिएगा नोट डाउन करते रहने का। और कुछ सवाल हम लोग पूछते भी हैं तो उसका आंसर भी जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले पहला सवाल दिया गया कि भागीरथी, क्या दिया गया? भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। यानी कि जो ये भागीरथी है, ठीक है, जो भागीरथी हो गई और जो अलकनंदा है, ये जहाँ पे मिलती है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इनका जहाँ संगम है वहाँ पे क्या स्थित है। तो वहाँ पे क्या स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें भागीरथी और अलकनंदा के संगम की, तो वहाँ पे स्थित है देवप्रयाग। क्या स्थित है? देवप्रयाग। ठीक है, वहाँ पे देवप्रयाग स्थित है। तो आई होप आपको जो भी इस तरह से चीज़ें डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा, तो नोट डाउन जरूर करिएगा। नोट डाउन करने से चीज़ें जल्दी से याद हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो भागीरथी है और अलकनंदा है तो उसका जो संगम है, संगम पे क्या स्थित है? तो देवप्रयाग स्थित है उसके संगम पे। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दिया गया सतपुरा और बिंद। क्या दिया गया? सतपुरा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट की सतपुरा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है। तो जो सतपुरा रेंज हो गया और विंध्याचल रेंज हो गया उसके बीच में कौन सी नदी बहती है, ये पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी बहती है उसके बीच में, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये क्वेश्चन एनडीए में भी पूछा गया है। ठीक है, एनडीए सीडीएस इन सब एग्जामों में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना। ठीक है, एनडीए में भी पूछा गया सवाल है, तो इसलिए आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगर हम बात करें सतपुरा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। क्या कौन सा हो जाएगा? नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वह सतपुरा और बिंद के बीच में है। ठीक है, मान लीजिए एक तरफ सतपुरा हो गया, एक तरफ बिंद है, तो बीच में नर्मदा नदी बहती है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो एक राज्य है, ठीक है, जिसका नाम है विजयनगर। तो इस राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, ये राज्य हुआ करता था तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो अगर इसका सही उत्तर देखें तो इसका स्थापना किया गया था संगम वंश द्वारा। किसके द्वारा? संगम वंश द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना किया गया था। किसने किया था? तो संगम वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर राज्य की स्थापना पूछा जाएगा तो आपको कौन सा वंश का नाम याद रखना है? संगम वंश। अगला क्वेश्चन है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, गवर्नर जनरल, ठीक है, और वारेन सॉरी, गवर्नर जनरल और वाइस राय से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर हम बात करें बंगाल के गवर्नर जनरल का, जो पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। कौन सा हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। जो वारेन हेस्टिंग थे वो बंगाल के पहले प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या दिया गया कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो उस राज्य का नाम बताना है। ठीक है, उस राज्य का नाम पूछा जा रहा है कि जिसने क्या किया था कि युद्ध जब हुआ तो युद्ध में पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो अगर हम बात करें हाथियों का कि युद्ध में इस्तेमाल किया जाना, तो वो कौन सा राज्य था? तो मगध था। ठीक है, मगध द्वारा सबसे पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया गया था युद्ध के दौरान। तो युद्ध के दौरान जब सवाल पूछा जाएगा कि हाथियों का युद्ध प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो आपको कौन सा नाम याद रखना है? मगध। ठीक है, अगला अगर सवाल देखें 6 नंबर, तो कहा जा रहा है कि कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। ठीक है, कौन सा जो पर्वत है हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे उस पर्वत का नाम पूछा जा रहा है जो कि हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली। क्या हो जाएगा? जो अरावली है वो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। जो अरावली पर्वत है वो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड दिया गया। किससे रिलेटेड दिया गया? कंप्यूटर। कंप्यूटर में कोडिंग में एक चैप्टर होता है HTML, जो बहुत बेसिक होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि HTML, ठीक है, HTML के लिए हम तो HTML आया, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। किस किस को इसका फुल फॉर्म पता है? ठीक है, फुल फॉर्म किस किस को इसका पता है HTML का? जिस जिसको पता है जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में लिख के आइए। कमेंट सेक्शन में लिख के आइए कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो जब अगर आप थोड़ा बहुत भी बेसिक कंप्यूटर पढ़े होंगे, चाहे DCA या फिर ADCA किए होंगे, तो उसमें बेसिक बताया जाता है HTML के बारे में। तो वही पूछा जा रहा है कि जो HTML होता है उसमें टैग लिखे जाते हैं। तो उसमें टैग जो लिखे जाते हैं वो परिबद्ध कुंजी शब्द होते हैं, उस मतलब वो बंधे होते हैं, यानी कि उसको किस चीज़ के अंदर लिखा जाता है। तो अगर हम बात करें HTML टैग को, तो उसको हम लोग कोष्ठीय कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं? कोष्ठीय कोष्ठक जो होता है, इस तरह से हम लोग जो कोष्ठक होता है उसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? HTML टैग को लिखते हैं। ठीक है,
जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लोग हेड टैग लिखते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, हेड हो गया इस तरह से। उसके बाद से इसको फिर उसके बाद बॉडी लिखते हैं, ठीक है, इस तरह उसके बाद से बॉडी लिखते हैं, बॉडी टैग लिखेंगे। फिर सबको क्लोज भी करना होता है, तो जब इसको क्लोज करेंगे तो हेड लिख के इस तरह से क्लोज भी किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज लगाया जाता है। और उसके बाद से बॉडी टैग भी क्लोज किया जाता है। तो इस तरह से टैग लिखा जाता है HTML के अंदर। तो HTML का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जरूर पता कर लीजिएगा। इससे हम सवाल पूछ लिए, अगर हम चलिए बता ही देते। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और एक और फुल फॉर्म है HTTP। क्या होता है? HTTP, ठीक है। HTTP का फुल फॉर्म आप बताइएगा फिर कमेंट सेक्शन में कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये दो सवाल आपके लिए, एक तो हम बता ही दिए HTML का फुल फॉर्म, लेकिन HTTP का आप जरूर पता करके बताइएगा। अगला सवाल है कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो जो मंगल की परिक्रमा कक्षा है, ठीक है, मंगल का जो परिक्रमा कक्षा है उसमें जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। यानी कि एशिया महाद्वीप का कौन सा देश है जो पहली बार मंगल की परिक्रमा कक्षा में गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना देश भारत, ठीक है। क्या हो जाएगा? अपना देश भारत। जो इंडिया है वो क्या एशिया का पहला ऐसा देश था जो मंगल की परिक्रमा कक्ष में गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल है वर्धमान महावीर, ठीक है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ठीक है, तो जो वर्धमान महावीर है उन्होंने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो पावा हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? पावा, ठीक है, पावा। पावा में उन्होंने क्या किया था? परिनिर्वाण प्राप्त किया था। अगला सवाल है 10 नंबर कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो जब भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता यानी कि भूकंप कितना तेजी से आया हुआ है उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, एक यंत्र का यूज किया जाता है। और बहुत बार ये इस यंत्र का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप शुरू से सेशन देख रहे हैं तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीस्मोग्राफ। क्या हो जाएगा? सीस्मोग्राफ। तो जो सीस्मोग्राफ होता है इसका यूज करते हैं हम लोग भूकंप की तीव्रता को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता को मेजर करने के लिए कौन सा यंत्र का यूज करते हैं? सीस्मोग्राफ का। 11 नंबर सवाल दिया गया कि भारत ने अपना जो पहला उपग्रह था, भारत का जो पहला उपग्रह के बारे में पूछा जा रहा है कि कब लॉन्च किया था, ठीक है। तो भारत ने अपना पहला उपग्रह कब लॉन्च किया था? तो सबसे पहले आंसर डिस्कस करने से पहले आपसे हम पूछ लें कि भारत का सबसे पहला सैटेलाइट यानी कि जिसको हम लोग उपग्रह बोलते हैं, ठीक है, सैटेलाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। तो वो कौन सा था? इसका नाम बताइए, इसका क्या नाम है वो बताइए कि भारत के पहला उपग्रह का क्या नाम था, ये आप बताइएगा। तो चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि इसको कब लॉन्च किया गया था। तो अगर हम इसके लॉन्च की बात करें तो 19 अप्रैल 1975, ठीक है, 19 अप्रैल 1975। तो डेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 19 याद कर लीजिएगा। बस आपको ये मतलब ये 1975 में किया गया, ठीक है। तो 19 अप्रैल 1975 को भारत द्वारा अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था। अगला है पद्मावत के लेखक कौन है? ठीक है, जो पद्मावत है उसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कि उसके लेखक कौन है। तो पद्मावत के लेखक की अगर हम बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी जो पद्मावत के लेखक है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी क्या है? पद्मावत के लेखक हैं। नेक्स्ट सवाल है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ी पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। किस किस को पता है कि चिल्का झील कहाँ पे है? चिल्का झील जिसको जिसको पता है कि कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइएगा कि चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, ठीक है। लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ें आपसे इसलिए पूछते हैं कि आप इसको रिसर्च करेंगे, ठीक है। इसको आप रिसर्च करेंगे, इससे आपको क्या होगा कि बेसिक नॉलेज होगा, आप चीज़ें सर्च करना सीख जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके पास आज के डेट में सफिशियंट रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि इंटरनेट सबसे बड़ा चीज़ है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट अगर हम बात करें इंटरनेट, तो इंटरनेट से हर चीज़ आप आसानी से पता कर सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाए, आपको अपने आसपास में अगर कोई नहीं है बताने वाला, भैया नहीं है घर में कोई पढ़े मतलब जो इस चीज़ का तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद से इंटरनेट से पता करिए। इंटरनेट से जब आप इसको पता करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको, जैसे मान लीजिए कि चिल्का झील के बारे में पता किया कि किस स्टेट में स्थित है, तो जैसे उस स्टेट के बारे में आएगा तो थोड़ा सा उस स्टेट के बारे में अंदर जाके पढ़ लीजिए कि वहाँ के प्रेजेंट सीएम कौन है, वहाँ के प्रेजेंट गवर्नर कौन से हैं, उस स्टेट का एरिया कितना है, ठीक है, वो स्टेट का स्थापना कब हुआ था। इस तरह चीज़ें क्या धीरे धीरे आपको क्या होगा एक्सप्लोर करना आ जाएगा और इससे आपको नॉलेज ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं कि थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे खुद से तो आपको बेनिफिट होगा। हर चीज़ अगर टीचर ही पढ़ा दे तो फिर आप स्टूडेंट किस बात के, ठीक है। तो अगला दिया गया है ISCII का सही पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि जो
ISCII है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो अगर ISCII की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि ISCI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। अगला सवाल दिया गया कि किस प्रकार की पौधों की जड़ें पानी के नीचे होती है? तो उस पौध मतलब उस प्रकार के पौधों के बारे में बताना है कि जिसकी जड़ें पानी के नीचे होती है। तो किस पर पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की पौधों की जड़ें पानी के नीचे होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदाबहार। ठीक है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, ठीक है, तो उसका जो पौधे होते हैं उनके जड़ क्या होते हैं, पानी के नीचे होते हैं, तो सदाबहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है मैंग्रोव किस स्थान पर पाए जाते हैं? ठीक है, जो मैंग्रोव होते हैं वो किस स्थान पर पाए जाते हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो मैंग्रोव की अगर हम बात करें तो मैंग्रोव किस स्थान पर पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव की बात करें तो ये पाए जाते हैं तटीय क्षेत्र में। कहाँ पे पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव पाए जाते हैं। ठीक है, तटीय क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव पाए जाते हैं। मैंग्रोव के बारे में पता चल गया कि कहाँ पे पाए जाते हैं, तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो जो मंत्रिपरिषद है इसके बारे में पूछा जाए कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है, तो आपको इसका आंसर याद रखना है कि लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। अगला है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था वो किसके द्वारा लाया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन द्वारा। ठीक है, लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि किसके द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि संविधान संशोधन को मिनी या फिर लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा संविधान है उसमें एक संशोधन किया गया, तो उस संशोधन के को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, मिनी संविधान। ठीक है, यानी कि लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, तो वह हमारा हो जाएगा 42वां संशोधन। ठीक है, जो हमारे संविधान में 42वां संशोधन किया गया उसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लघु संविधान के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा स्टार लगा के और इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि तेजस का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो जो तेजस है, ठीक है, तेजस, इसके निर्माण के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तेजस क्या है? तो तेजस क्या है? हेलीकॉप्टर है। ठीक है, हेलीकॉप्टर है या फाइटर प्लेन, कौन बताएगा? तो तेजस क्या है? हेलीकॉप्टर है या फाइटर प्लेन, ये आप बताइएगा कि इसमें ये क्या है। तो अगर हम बात करें तेजस का, तो इसकी से कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया था, तो इसे निर्माण किया गया था HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया था। HAL का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, एल स्टैंड फॉर लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया था तेजस का। ठीक है, तो आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।